नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कांग्रेस को घेरने का दांव इस बार बीजेपी पर उल्टा पड़ गया है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि कांग्रेस को घेरने का दांव इस बार बीजेपी पर उल्टा पड़ गया है। विपक्ष शीतकालीन सत्र की शुरुआत से मांग कर रहा है कि अडानी मुद्दे पर मोदी संसद में आकर बयान दें, लेकिन मोदी सदन से लगातार गायब हैं। विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए बीजेपी ने अब जॉर्ज सोरोस का नाम उछाला है और उनका नाम लेकर कांग्रेस और सोनिया गांधी पर आरोप लगा रहा है। इस मुद्दे पर बीजेपी की आलोचना हो रही है, लेकिन अब कांग्रेस ने भी जॉर्ज सोरोस का नाम लेकर ऐसे सवाल उठाए हैं जिनसे बीजेपी फंस सकती है। आपको बता दूं कि आज कांग्रेस ने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की पोल खोली है। वहीं पर दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि बीजेपी जो कुछ कह रही है उसका कोई आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है। आइए सबसे पहले प्रियंका गांधी को सुनते हैं कि क्या कुछ कह रही हैं इस मसले पर। प्रियंका गांधी, सुन लीजिए जरा। It is the most ridiculous thing they could come up with. They're talking about some 1994. Nobody has any record of it. I don't know what they're talking. Nobody knows what they're talking about. The only reason they're doing it is they do not want to discuss Adani. मैम हिंदी में ये जो मैम आरोप लगाए जा रहे हैं, मैम ये जो पुराने मामले हिंदी में जो है कि सरकार की तरफ से जो ये सारा जो भी कर रहे हैं ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अडानी पर बहस नहीं चाहते। सीधी सी बात है, ये जानते हैं कि घूस दिया गया है, ये जानते हैं कि आज देश की जनता तरस रही है। जो बिजली के बिल उनको आ रहे हैं, लोगों को, गरीब लोग हैं वो दे नहीं पा रहे हैं, और इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने घूस खाई है। और ये जानते हैं कि इस पर बहस नहीं कर सकते, इसलिए छिप रहे हैं, इसलिए रोज रोज कोई ना कोई बहाने ये सदन को बंद कर रहे हैं। इसका रास्ता क्या है? बहुत बोल लिया मैंने। तो प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे, सीधा हमला बोल रही हैं और वो भी मोदी सरकार पर। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज सुप्रिया श्रीनेत ने जो कुछ कहा है ये भी सुन लीजिए। और इसमें जॉर्ज सोरोस से लेकर तमाम, और जॉर्ज सोरोस का कैसे संबंध है इधर कांग्रेस के नहीं बल्कि बीजेपी के साथ, वो बता रही हैं सुप्रिया श्रीनेत। जरा सुनिए। और अब सुनिए नरेंद्र मोदी की सरकार जॉर्ज सोरोस के लिए कर क्या रही है। नरेंद्र मोदी खुद और उनकी सरकार जॉर्ज सोरोस को पैसे दे रही है। और हम बीजेपी की तरह व्हाट्सएप के खर्रे पढ़कर नहीं आते, तथ्य और सबूत लेकर आते हैं। ये तथ्य और सबूत मेरे हाथ में है जो मैं आपके साथ साझा भी कर लूंगी। जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी नाम की जो फाउंडेशन है, उसका इस दुनिया के 68 देशों में प्रोजेक्ट चल रहा है। और उन 68 देशों में जो प्रोजेक्ट है उसकी फंडिंग, उसकी असिस्टेंस, उसकी एड यूएन डेमोक्रेसी फंड से आती है। यूएन डेमोक्रेसी फंड यूएन सेक्रेटरी जनरल की नाक के नीचे है, यूएन सेक्रेटेरिएट में है। और यूएन डेमोक्रेसी फंड में करीब 45 देश डोनर हैं। और नंबर 4 के डोनर मोदी जी हैं, हिंदुस्तान है। क्यों डोनेट कर रहे हैं आप? आपने 900,000 US डॉलर्स पिछले 8 सालों में क्यों दिए यूएन डेमोक्रेसी फंड को, जो जॉर्ज सोरोस को फंड कर रहा है? सवाल आपसे यह पूछा जाएगा। सवाल पूछा जाएगा कि जो 7 बड़े डोनर है यूएन डेमोक्रेसी फंड में, उसमें जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, इंडिया है, स्पेन है और कतर है। इंडिया चौथा नंबर का डोनर है। यूएन डेमोक्रेसी फंड को आप डोनेट करते हैं, यूएन डेमोक्रेसी फंड से पैसा जो है वो जॉर्ज सोरोस को जा रहा है, उसके 68 प्रोजेक्ट्स को जा रहा है। और आपको सिर्फ लफाजी करनी है। क्यों आप जॉर्ज सोरोस को पैसा दे रहे हैं? क्यों आपने 900,000 US डॉलर्स उनको दिए? लेकिन अभी बीजेपी और जॉर्ज सोरोस की जो मिली भगत और कहानी है ना, वो खत्म नहीं हुई है। तो बीजेपी और जॉर्ज सोरोस की जो कहानी है, मिली भगत की कहानी, वो खत्म नहीं हुई है, ये कह रही हैं यहां सुप्रिया श्रीनेत। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस ने बीजेपी से बाकायदा मांग भी की है कि क्यों नहीं वो अमेरिका से जॉर्ज सोरोस के प्रत्यर्पण की
मांग करती है ताकि यहां उन पर मुकदमा चलाया जाए। यानी जॉर्ज सोरोस का नाम लेना बीजेपी को महंगा पड़ गया। आपको बता दूं कि अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस दुनिया के कई देशों में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी संस्थाओं के जरिए मुहिम चलाते हैं, उन्हें वित्तीय मदद करते हैं। सोरोस मोदी सरकार के मुखर आलोचक हैं। पिछले साल की शुरुआत में जर्मनी के म्यूनिख में रक्षा सम्मेलन में जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं हैं और मोदी के तेजी से बड़ा नेता बनने की अहम वजह भारतीय मुसलमानों के साथ की गई हिंसा है। पिछले साल ही सोरोस ने भारतीय कारोबारी गौतम अदानी का भी जिक्र किया था और कहा था कि मोदी और अरबपति अदानी में करीबी रिश्ते हैं, दोनों का भविष्य एक दूसरे से बंधा हुआ है। अदानी पर स्टॉक मैनिपुलेशन के आरोप हैं और मोदी इस मामले पर खामोश हैं, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों के जवाब देने ही होंगे। ये बात कह रहे थे जॉर्ज सोरोस और सीधे मोदी और अदानी के संबंधों पर। और इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो कुछ कहा था वो भी आपको बता दूं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि सोरोस एक बूढ़े रईस हठधर्मी व्यक्ति हैं जो न्यूयॉर्क में बैठकर सोचते हैं कि उनके विचारों से पूरी दुनिया की गति तय होनी चाहिए। जी हां, कह रहे हैं कि सोरोस एक बूढ़े रईस और हठधर्मी व्यक्ति हैं जो न्यूयॉर्क में बैठकर सोचते हैं कि उनके विचारों से पूरी दुनिया की गति तय होनी चाहिए। तो एक तरफ सोरोस की बुराई और दूसरी तरफ उनके साथ रिश्ता रखना नरेंद्र मोदी के लिए भारी पड़ रहा है। और वहीं मोदी का साथ देने के फेर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ फंस रहे हैं। बीजेपी को जवाब देने से बचाने का काम लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति कर रहे हैं, यह आरोप विपक्ष लगा रहा है। और आज देश के संसदीय इतिहास में विपक्ष ने उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव संबंधी नोटिस पेश कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के इस कदम की आलोचना की है और कहा है कि धनखड़ जी के मार्गदर्शन में राज्यसभा अच्छे से चल रही है, लेकिन विपक्ष इसमें बाधा डाल रहा है। ये संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दूं कि विपक्ष ने कहा है कि सभापति का आचरण अस्वीकार्य है। जी हां, सभापति का आचरण अस्वीकार्य है। वो बीजेपी के किसी प्रवक्ता से ज्यादा वफादार दिखने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, यह अविश्वास प्रस्ताव सफल नहीं हो पाएगा, यह बात विपक्ष भी जानता है, लेकिन उसने अपना विरोध दर्ज करा दिया है और यह भी मोदी सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। वैसे संसद के बाहर न्यायपालिका में बैठे लोग भी किस तरह मोदी के एजेंडे को बढ़ा रहे हैं, इसकी मिसाल रविवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव ने पेश कर दी थी। आपको याद होगा कि जज शेखर कुमार यादव जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, वो विश्व हिंदू परिषद की लीगल सेल की एक मीटिंग में गए, जिसमें उन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ बातें की और कहा कि देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा, अल्पसंख्यकों के हिसाब से नहीं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस भाषण का संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बयान में कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से और विवरण मंगाया गया है और मामला विचाराधीन है। यह सुप्रीम कोर्ट का बयान है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से इस मसले में और ब्यौरा मंगाया गया है, विवरण मंगाया गया है और यह मामला विचाराधीन है, इस पर आगे बात होगी। कायदे से तो दोस्तों जज साहब को अब तक हटा दिया जाना चाहिए था, जैसा उन्होंने बयान दिया है। लेकिन अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की जातियों पर नजर रख रहा है। इस पर कई तमाम अलग अलग जजों ने, अलग अलग वकीलों ने, अलग अलग बुद्धिजीवियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। खैर, बीजेपी की मुसीबत अब महाराष्ट्र में भी बढ़ रही है। मरकरवाड़ी के बाद अब सतारा जिले में कोलेवाड़ी गांव की ग्राम सभा में भविष्य में होने वाले सभी चुनाव मतपत्रों के जरिए कराने को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया है। और इसी के साथ महाराष्ट्र में कोलेवाड़ी ईवीएम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला दूसरा गांव बन गया है। पहला मरकरवाड़ी, दूसरा कोलेवाड़ी। सतारा का ये गांव है और यहां भी एक प्रस्ताव पास हो गया है कि अब भविष्य में जो भी चुनाव होगा हम ईवीएम के खिलाफ, यानी कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव होगा तभी उसमें हिस्सा लेंगे, वरना नहीं लेंगे। तो ईवीएम यानी चुनावी धांधली और इन सब के बीच जब अदानी का मसला आ रहा है तो वहां जॉर्ज सोरोस को खड़ा कर दिया गया है। लेकिन जॉर्ज सोरोस को खड़ा करने के चक्कर में क्या धनखड़ साहब फंस गए हैं?
ये बड़ा सवाल है। आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि किस तरह बीजेपी के सारे तीर न केवल बेकार हो रहे हैं बल्कि पलटकर उसे ही घायल कर रहे हैं। राहुल ने तीर निशाने पर लगाया है। राहुल गांधी लगातार, आप जान रहे हैं कि बात कर रहे हैं A1 की, यानी अदानी की, और अदानी के मसले पर संसद नहीं चल पा रही है। और संसद के बाहर, उसी प्रांगण में, संसद परिसर में जो राहुल गांधी और पूरा विपक्ष कर रहा है, खासकर कांग्रेस पार्टी कर रहा है, उसे आप लोग देख रहे हैं। आज भी एक बैग लेकर, झोला लेकर पहुंचे थे तमाम नेता। अगर विजुअल हो तो जरूर ले आइएगा, और आज के वो विजुअल्स हैं। और दूसरी तरफ ये मसला जो है वो जॉर्ज सोरस तक पहुंचता है, क्योंकि बीजेपी के पास कुछ न कुछ ऐसा चाहिए था हथियार जिससे वो कांग्रेस को रोक पाए। लेकिन क्या कांग्रेस यहां रुकेगी? ये देखिए, क्या कांग्रेस रुकेगी? ये आज का है। राहुल गांधी भी टांगे हुए हैं ब्लैक पे, और इसमें मोदी अदानी भाई भाई के नारे लिखे हुए हैं। मोदी और अदानी का है। और ये क्योंकि 5 मिनट बीतने को नहीं होता कि सभाएं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों एडजर्न हो जाती हैं 12 बजे तक के लिए। 11:05 इंतजार कीजिए। 11 बजे शुरू होता है, सभा शुरू होती है, और लोकसभा और राज्यसभा, उसके बाद 11:05 पर एडजर्न 12 बजे तक। 12 बजे आते हैं 2 बजे तक, उसके बाद कल तक के लिए। यही चल रहा है लगातार। क्या सरकार नहीं चाहती कि गतिरोध समाप्त हो? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के बीच भारतीय संसदीय इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेके आया है। पास हो फेल हो मायने ये नहीं रखता, मायने ये रखता है कि नरेंद्र मोदी सरकार की किरकिरी हो रही है, यहां भी विदेश में भी। कैसे, आइए चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर तमाम साथियों को ले आइए और आप देखिए ये जो तस्वीरें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीरें आप लोग देख रहे थे। हमारे साथ शकील अख्तर जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल लाल जी और प्रशांत टंडन जी। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे शकील जी, चल क्या रहा है अंदर सदन के अंदर? हालांकि आपको भी सदन के अंदर बहुत कम मौका मिलता होगा, सदन के बाहर, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। और यहां से जरा आगे भी बढ़ेंगे, जॉर्ज सोरोस तक भी जाएंगे और ये भी समझेंगे कि अदानी और सोरोस में कौन ऊपर है। क्या जॉर्ज सोरोस के पर्दे से अदानी को ढक पा रही है मोदी सरकार? ये भी समझेंगे। और उसमें क्या बिरला और क्या धनखड़ दोनों आखिर क्यों फंसते जा रहे हैं। लेकिन आज दिन भर के घटनाक्रम पर एक नजर आपके जरिए। आपने बात करी है, सदन में जब पत्रकार जाने लगते हैं तो वहां पे जो प्रेस गैलरी है उसके पास पहुंचते पहुंचते जो आजकल सीआईएसएफ तैनात है वहां हर जगह, तो सीआईएसएफ के जो गार्ड्स हैं वो कहते हैं सर एडजर्न हो गई। अंदर जाने का मौका भी आजकल जो है बहुत कम मिल पाता है, क्योंकि आप पहुंचे नहीं और हाउस जो है एडजर्न हुआ नहीं। लेकिन सदन के बाहर जो है रोज कांग्रेस और इंडिया गठबंधन नए नए तरीके से अडानी के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है और संसद में उस पर चर्चा करने की मांग कर रही है, लेकिन वो चर्चा नहीं हो रही। 3 हफ्ते हो गए और इसीलिए आज इंडिया गठबंधन की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जो है वो सेक्रेटरी जनरल को सौंप दिया गया। 72 साल के राज्यसभा के इतिहास में यह पहला मौका है उच्च सदन के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। इसमें जो टेक्निकल बातें कर रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव पेश करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसके जरिए विपक्ष ने कह दिया है कि हमें आप पर विश्वास नहीं है। लोकसभा में 3 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है, लेकिन लोकसभा जो होता है जनता का सदन होता है, वहां पे बहुत सारी बातें होती है, बड़ा सदन होता है। लेकिन राज्यसभा को जो है एल्डर्स का सदन कहा जाता है, वरिष्ठों का सदन कहा जाता है, वहां यह सब नहीं होता है। और वहां के सभापति के खिलाफ जो लिखा गया है उसमें 4 पेज का वो नोटिस है, उसमें लिखा गया है कि आपके पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण तमाम आरोप लगाए गए हैं उसमें। और आपको मालूम है कि इससे पहले पिछले सत्र में भी विपक्ष जो है उप सभापति जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा था, लेकिन आज जयराम रमेश ने कहा
कि हम नहीं चाहते थे, ऐसी परंपराएं शुरू करना नहीं चाहते थे। हमने एक मौका दिया कि शायद हृदय परिवर्तन हो जाए, तरीकों में परिवर्तन हो जाए, भेदभावपूर्ण रवैया छोड़ दे। हमने पिछली बार जो है अविश्वास प्रस्ताव पे 86 साइन हो गए थे और उसे हमने छोड़ दिया। इस बार जो है वो बहुत सारे गोदी मीडिया और तमाम लोग तमाम सवाल कर रहे हैं, तो जयराम ने बड़ा साफ साफ कहा कि जो मौजूदा सांसद थे उनके हस्ताक्षरों से, जो नहीं है उनके कराने के लिए कोई नहीं गया, कोई जरूरत भी नहीं थी उनकी। और उन्होंने ये भी बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि इसमें कहीं पे भी संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए। ये लोकसभा के लिए है। राज्यसभा का एक भी सदस्य अगर रख देता है तो वो विचारार्थ जाएगा। इसके लिए न 14 दिन के नोटिस की, बाकी सारी टेक्निकल जो बातें की जा रही है वो सिर्फ इशू को डाइवर्ट करने के लिए की जा रही है। अब सवाल बहुत गंभीर है। जब से दिया है सुबह से राज्यसभा के सेक्रेटरीएट में इस पर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं और जाहिर है कि सरकार में भी हो रही हैं। सरकार में इसलिए कि सभापति केवल सभापति नहीं है, वो उपराष्ट्रपति भी है। सरकार की स्थिति भी ऑड हो जाएगी। अब क्या होगा क्या नहीं होगा कहना बहुत मुश्किल है। इस पे कुछ बातें हुई हैं, चर्चा हो पाएगी नहीं हो पाएगी यह भी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन उससे पहले जो चर्चा होना है लोकसभा में संविधान के ऊपर जो सरकार नहीं रखी है 75 वर्ष पूरे होने के ऊपर। अब कांग्रेस का आरोप है, कांग्रेस का कहना है, जयराम रमेश का, कि सरकार उस चर्चा से भी भाग रही है। उनका कहना है कि जो 13 और 14 तारीख को लोकसभा में चर्चा है संविधान पे, वो शायद न हो और 16-17 की भी न हो। सदन ऑर्डर में नहीं है, इस आधार पर वो टाल दी जाएगी। और इसके ऊपर तो बहुत तरह की बातें हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पे क्या होगा। इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि स्वीकार करने का मतलब है इस पे बहस, और जिसको न सभापति चाहते हैं न सरकार चाहती है, वही उनके लिए सबसे खराब स्थिति है। बहस होने का मतलब है कि वो सारे आरोप सार्वजनिक हो जाना जो अभी उस पत्र में लगाए गए हैं, जिसके बारे में वो पत्र एक कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन जैसे ही होगा तो वो आरोप पत्र पढ़ के वहां पे संसद राज्यसभा में सुनाया जाएगा। तो बहुत ही खराब स्थिति पैदा हो गई है अब सभापति के लिए भी और सरकार के लिए भी। सरकार इससे कैसे बचेगी, सरकार इन्हीं के उपायों पर लगातार चर्चा कर रही है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार। आपने तमाम मसलों को जो यहाँ चल रहा है वो रखा है। ज़रा आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए ये मामला बहुत गंभीर है। देखिए 2-3 चीज़ें बहुत गंभीरता के साथ, और उसमें भी कल भी हम लोग धनखड़ साहब पे बात कर रहे थे। जॉर्ज सोरोस को सामने लाया जा रहा है। आज सत्ता पक्ष जॉर्ज सोरोस को लेकर उनका जो सरकारी मीडिया तंत्र है वो लगातार लगा हुआ है, और देखिए एक पर्देदारी करने की कोशिश हो रही है, कहीं ना कहीं अदानी को बचाने की कोशिश विपक्ष कह रहा है कि वो कर रही है सरकार। लेकिन सरकार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब अगर उपराष्ट्रपति जी भी इस पे चर्चा ना होने दें, ओम बिरला जी भी चर्चा ना होने दें, तो फिर कहा ही क्या जाएगा। इसलिए भी जरा प्रशांत जी आपसे समझना चाहता हूं कि क्या ये मामला यहां तक में समाप्त हो जाएगा, इससे आगे भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है? देखिए सबसे बड़ा तो इसमें हुआ ये राजीव जी कि सरकार की तरफ से जो राज्यसभा में क्राइसिस मैनेजमेंट करते थे, सरकार भी नहीं बीजेपी की तरफ से जगदीप धनखड़, तो क्राइसिस मैनेजर खुद भी क्राइसिस में गिर गए। तो अब वो क्या क्राइसिस मैनेजमेंट करेंगे? उनकी छवि, उनका पूरा जो रोल अब तक का, उस पर चर्चा होगी। एक बात पे चर्चा होगी। जया बच्चन को उन्होंने क्या कहा, उन्होंने किस तरीके से एक कटाक्ष के जरिए सही, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर जातिवादी टिप्पणी भी की। ये भी सवाल बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि
आसन से ऐसी बातें की गई, निशाना बनाया गया कांग्रेस के दूसरे एमपीज को। तो जगदीप धनखड़ अब सरकार के लिए लायबिलिटी बन गए। अब इस सरकार की दो बड़ी लायबिलिटी है मोदी जी की, गौतम अडानी और जगदीप धनखड़, जो सरकार को क्राइसिस से निकालने का काम करते थे धनखड़ साहब। अब उनको सरकार की जरूरत है और बीजेपी की जरूरत है कि उनको इस मुश्किल से निकालें, और वो मुश्किल से निकल नहीं पाएंगे। देखिए, एक मौका विपक्ष ने दिया, अगस्त में भी उनके खिलाफ आ रहा था, दस्तखत हो गए थे 80 से ऊपर सांसदों के, अभी शकील जी बता रहे थे, लेकिन विपक्ष ने उसको नहीं परस्यू किया, आगे नहीं बढ़ाया। उपराष्ट्रपति का मामला था, लेकिन धनखड़ साहब ने उससे कोई सबक नहीं सीखा। वो जिसको कहा जाए कि बिल्कुल हेकड़ी के साथ सदन को चलाया, मतलब एक कोई विपक्ष का व्यक्ति खड़ा हो जाए, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। ये हाउस ऑफ एल्डर्स अपनी शानदार बहसों के लिए जाना जाता है अब तक जी। उसमें गिरावट का एकमात्र जो रीजन है इस वक्त वो जगदीप धनखड़ है। जब आप सदन ही चलने नहीं देंगे, जब विपक्ष के किसी भी नेता को आप बोलने नहीं देंगे, तो हाउस चले कैसे? कभी ऐसा सुना है कि नेता प्रतिपक्ष अगर खड़ा हो और आसन में बैठा कोई भी व्यक्ति, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में, उसका संज्ञान न ले या उस पर अभद्र टिप्पणियां करे, बैठ जाने को कहते, बोलने ना दे, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड कहे बार बार? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, राज्यसभा के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर आप इसको देखिएगा तो जगदीप धनखड़ के जो भी मंसूबे हो, चर्चा होती है कि राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, चर्चा ये भी होती है कि गवर्नर रहते हुए भी उन्होंने यही सब किया था बंगाल में, तो उनको इनाम दिया गया, तो दूसरे इनाम की चाहत है, ये चर्चाएं हैं। लेकिन इन चर्चाओं के अलावा जो हुआ है वो सरकार के लिए और जगदीप धनखड़ के लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत नुकसानदेह है। अब जो भी वो चर्चा ना होने दें, हाउस को एडजर्न कर दें, देश तो देख रहा है। आप जाके व्हाट्सएप में कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन देश तो देख रहा है। तस्वीरें सीधी हैं, वीडियो आते हैं, सोशल मीडिया पे शेयर होते हैं, तमाम मीडिया में शेयर होते हैं वो सारे वीडियो। दूसरा कि अडानी, देखिए अडानी का मुद्दा अब धीमे धीमे बड़ा होता जा रहा है। अब अडानी एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, अमेरिका में वारंट है, अमेरिका से जस्टिस डिपार्टमेंट से उनके, और अब उन्होंने सोरोस पे जो हमले हुए हैं यहाँ से, हाउस के अंदर से हुए, अमेरिका पे हमले हुए, सोरोस छोड़िए अमेरिका पे हमले हो गए, अमेरिका के डीप स्टेट पे आरोप लगाया गया। तो उससे क्या हुआ कि ये अडानी साहब अब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो गए। अब इनके ऊपर जैसे मान लीजिए मीडिया पार्ट है, मीडिया पार्ट का सहारा लिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बीजेपी ने, अब मीडिया पार्ट ने खुद विथड्रॉ कर लिया, ये कह दिया कि फेक न्यूज़ है जी। मीडिया पार्ट, हम सब जानते हैं कि मीडिया पार्ट यहीं पे आप ही के प्रोग्राम में चर्चा हुई जब उनकी रिपोर्ट आई थी राफेल को लेकर। मीडिया पार्ट के ऊपर आरोप लगाया गया कि साहब वो सोरोस के पैसे से चलता है। मीडिया पार्ट बहुत प्रतिष्ठित और बहुत दमदार और बेबाक पत्रकारों का संस्थान है। फ्रांस का बहुत बड़ा अखबार, ऐतिहासिक अखबार ली मोंड, जो कि जिसको आप कह सकते हैं कि फ्रांस का वॉशिंगटन पोस्ट जी। उस अखबार से निकले हुए लोगों ने इसको चलाया मीडिया पार्ट को। उनकी एक्सपर्टीज किसमें है? चिंता की बात होनी चाहिए लोगों के लिए। उनकी एक्सपर्टीज फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस में है। तो आपने तमाम लोगों का डालने के चक्कर में बीजेपी ने और सरकार ने तमाम लोगों से आपने बिगाड़ दे दिया। अब वो आपने प्रोवोक कर दिया लोगों को कि अब आपके लिए खोजबीन करें। आपने उनको एजेंडा दे दिया कि तुम भाई अडानी के खिलाफ
चीजें लाओ तो वो करेंगे काम। आगे आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि किस तरीके से दुनिया के लोग रिएक्ट करेंगे, क्योंकि आपने अडानी को लेकर दुनिया भर में आरोप लगा दिए, मीडिया पार्ट पे आरोप लगा दिए, अमेरिका के डीप स्टेट पे आरोप लगा दिए। तो अब जो राहुल गांधी ने मामला शुरू किया था, जो कांग्रेस इसमें बहुत मुखर है, इंडिया गठबंधन के दूसरे पार्टनर्स उतने मुखर नहीं है, लेकिन अडानी अब एक बड़ा एजेंडा बन चुका है और वो केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर भी बन चुका है। जी राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी यह मामला बन चुका है, अदानी का मामला बन चुका है। लेकिन अदानी के मामले को क्या जॉर्ज सोरोस के मामले से ढकने की जो कोशिश हो रही है उसमें बीजेपी खुद फंस रही है, खुद घिर गई है। या जॉर्ज सोरोस का मामला क्या उतना आगे बढ़ा पाएगी बीजेपी जिससे वो अदानी के मसले को ढक पाए, बच पाए उससे? या राहुल गांधी ने एक के जो तीर हैं वो बिल्कुल निशाने पे हैं और उसके बाद ये लगातार सदन के अंदर राहुल गांधी, विपक्ष, कांग्रेस पार्टी चाहते हैं, ये सब इच्छा इनकी यही है कि उस पर प्रधानमंत्री आएँ, अपनी बात रखें और इस पर चर्चा हो अदानी के मसले पे। लेकिन जब वहाँ नहीं हो रही है बात तो फिर बाहर निकलकर जो कुछ कर रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता, वो आवाज़ क्या और दूर तक जा रही है? और इन सब के बीच क्या भारत और अमेरिका के संबंधों पर भी कोई असर पड़ेगा जब अदानी और जॉर्ज सोरोस की बात आएगी? या यहाँ पर नरेंद्र मोदी सरकार बिल्कुल निश्चिंत है कि हाँ, हम इस मसले को, सोरोस के मामले को सामने लाकर उसको ढक सकते हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। और साथ साथ क्या आखिर होने जा रहा है देश की सियासत में? क्या अदानी और सोरोस में ही देश झूलता रहेगा या इसकी सियासत कहीं और भी जाती है? क्या नरेंद्र मोदी की सियासत यहां कमजोर होते हुए हम देख रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, इन सवालों का जवाब खोजेंगे। हमारे 4 वरिष्ठ साथी यहां जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर में प्रेम कुमार जी भी जुड़ेंगे। राहुल लाल जी, आपके पास आना चाहता हूं और आपसे भी समझूं कि मामला क्या सिर्फ धनखड़ साहब के अविश्वास प्रस्ताव, उनको हटाने, उन पर अविश्वास करने का मामला है या मामला इस सरकार पर अविश्वास का है? कैसे देखते हैं आप? राजीव जी, धनखड़ साहब तो छोटे से मोहरे हैं। अविश्वास अगर है तो वो अविश्वास है प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, वो अविश्वास है अडानी जी के प्रति और अंबानी के प्रति, वो जो A1 A2 जिसके बारे में कहा जा रहा है। तो आप देखिए पूरा प्रकरण किस रूप में चल रहा है। राहुल गांधी को अगर वो अडानी के मामले को उठाते हैं तो सीधे सीधे देखिए उनकी सदस्यता पिछले लोकसभा में समाप्त कर दी गई और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके मेंबरशिप को फिर से बहाल किया तो जो लक्षण उस समय दिख रहे थे कि वो सदन में बोलना चाहते थे और सत्तारूढ़ पार्टी को पिछले लोकसभा में पहली बार हम लोगों ने देखा कि सदन चलाने में उनकी दिलचस्पी नहीं होती थी, सदन को जो है कि वो डिस्टर्ब करते थे। और वही लक्षण अभी लोकसभा में दिखाई देता है राजीव जी, और वही राज्यसभा में दिखाई दे रहा है। अगर अडानी प्रकरण को छुपाने के लिए, A1 प्रकरण को छुपाने के लिए अगर जॉर्ज सोरोस का मामला लेके आया जाता है, सदन के भीतर देखिए कोई भी व्यक्ति अगर देखेगा तो चाहे लोकसभा अध्यक्ष का पद हो या फिर राज्यसभा के सभापति का पद हो, वो पद बड़े ही जो है कि गरिमामयी पद है राजीव जी। और उनका न्यूट्रल होना, देखिए वो किसी भी पार्टी से हो लेकिन जब उस आसन पर बैठते हैं तो वो न्यूट्रलिटी दिखती है उसमें। सोचिए कि प्रत्येक दिन मल्लिकार्जुन खड़गे और धनखड़ साहब के बीच में हम लोग देखते हैं कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कितने पुराने अनुभवी जो है कि सांसद है, वो कांग्रेस पार्टी के केवल अध्यक्ष के रूप में नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर जॉर्ज सोरोस के मामले को भारतीय जनता पार्टी के लोगों को रखना था तो उन्हें खुली आजादी दी गई, आप जो मन है वो आप बोलिए। और जो मीडिया पार्ट से, OCCRP की तरफ से जो तमाम खंडन आया है इसको लेके, हम लोग देश में तो राजीव जी हमेशा बात करते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो और जो उनकी गोदी मीडिया वाले चैनल है वो फेक न्यूज चलाते हैं। लेकिन संसद भवन में, राज्यसभा के भीतर अगर वहां से फेक न्यूज की स्थिति आई, मीडिया पार्ट खुल के कह रहा है कि जो हमें कोट किया जा रहा है वो तो न्यूज है ही नहीं जी। तो फेक न्यूज जो अब तक व्हाट्सएप फैक्ट्री पे चल रहा था वो हमारे लोकतंत्र के शुभ मंदिर में पहुंच चुका है। अब ये स्थितियां किसके समझ आ रही, किसको बचाने के लिए हो रहा है? ये सारी चीजें एक तरह से अडानी जी को बचाने के लिए हो रहा है, उसको बचाने के लिए इस हद तक पे हो रहा है कि आज स्वतंत्र भारत के समय में पहली बार जो है कि कहीं कहीं अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति के सामने में लाना पड़ा है। अब उसके पहले भी 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत से उस समय भी उच्च सदन चल रही थी, यानी आजादी से पहले जो अंग्रेज चला रहे थे
तब भी कोई जो है कि महाभियोग वाली ऐसी कोई स्थिति तब भी नहीं आई थी, अविश्वास प्रस्ताव की कोई स्थिति नहीं आई थी राजीव जी। तो देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही कही दर्शकों को कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाना जो है वो टेक्निकली एक मामला है। वो ठीक है कि वो पारित नहीं होगा, लेकिन विपक्ष कम से कम ऐतिहासिक रिकॉर्ड के रूप में ये चीजों को दर्ज तो कर रहा है। आज कम से कम जो सबसे पूरा का पूरा विपक्ष है उसमें आप देख लीजिए, चाहे उसमें तृणमूल कांग्रेस भी शामिल है, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, पूरा टीम इंडिया शामिल है उसमें दस्तखत करने वाले लोगों में। तो पूरा का पूरा विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में है डंके के चोट पे। और ये हमला जो स्क्रीन पर हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, धनखड़ साहब, ये वो तो चूंकि उनके मोहरे हैं, उन्हीं के रूप में वहां पे काम करते तो उनका नाम है, लेकिन जो सवाल था आपका, सीधे सीधे दायरे में अगर कोई है तो वो प्रधानमंत्री जी हैं और वो केंद्र की सरकार है, उनके ऊपर विश्वास की स्थिति है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं राजीव जी कि भाई राहुल गांधी हमेशा अडानी जी के मामले को ही लेके क्यों घूमते रहते हैं, देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, उन मामलों को भी उठा लेना चाहिए उन्हें। राजीव जी, जो आपने ऊपर शीर्षक लिखा है ना कि तीर निशाने पे लगा, मैं कहता हूं कि राहुल गांधी ने जितने भी देश की समस्याएं हैं, एक साथ जो 1 लाख समस्याओं की गिनती कराएंगे, उसका मूल कारण क्या है, उसका जड़ तत्व क्या है, उसका सबसे जड़ के ऊपर हमला किया है उन्होंने। एक उद्योगपति के लिए क्रोनी कैपिटलिज्म का इससे बड़ा हमें लग रहा है कि इससे क्रूर कोई चेहरा नहीं हो सकता जो चेहरा हम लोग इस समय देख रहे हैं। और वही कारण है कि आप कभी जीडीपी के आंकड़े गिरते हुए देखते हैं, महंगाई देखिए, 400 रुपया किलो का लहसुन कब से बिक ही रहा है पूरे बाजार में जो है, कितने कितने महीनों से। तो सरकार के आंकड़ों में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है जो सरकार उससे मैनेज करती है। तो यह सरकार पूरी तरह से बिखर गई है, जिसमें सामान्य जनता के लिए कोई उनके हक हकूक की कोई बात नहीं हो रही है। परीक्षाएं तमाम जो है कि वो लीक हो रही है। नीट के मामले के आप देख लीजिए, यानी 4 जून के बाद से जो सरकार आई है, यह सरकार अपनी एक उपलब्धि की गिनती करा दे, यहां पे एक सर्वनाक स्थिति आ गई। और जो हम लोग चर्चा करते थे राजीव जी कि हमारी तमाम संवैधानिक संस्थाएं जो है वो संकट के दायरे में है, वो संकट के दायरे अब संसद के मंदिर में दिख रहा है। और संवैधानिक संस्था में से एक संवैधानिक संस्था उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति भी है। एक संस्था जो है कि वो हाईकोर्ट के जज भी है, जो जस्टिस शेखर कुमार यादव का बयान आपने बताया, वो हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में इस प्रकार से संस्थाओं को टूटते हुए तो देख रहे थे, लेकिन अब उसमें कोई सूक्ष्म विश्लेषण करने की भी जरूरत नहीं बची है राजीव जी। जो बयान जस्टिस महोदय दे रहे हैं, जो व्यवहार यहां पे लोकसभा अध्यक्ष कर रहे हैं, जो व्यवहार यहां पे सभापति कर रहे हैं, वो खुल्ला सामने में आ रहा है। हमें लग रहा है राहुल गांधी ने बड़े ही सावधानी के साथ अपने मुद्दे पर डटे रह के, वो कभी बैग लेके आ रहे हैं, जो दृश्य आपने अपने कार्यक्रम के दरमियान में दिखाया, कभी अलग अलग प्रकार के वो जो उन्होंने इंटरव्यू किया, अपने मॉक इंटरव्यू कह लीजिए उसको, कि मोदी जी और अडानी जी का इंटरव्यू कर डाला अलग अलग लोगों के बीच में। दुनिया में तो ये मामला काफी गंभीर है ही राजीव जी। खुद अमेरिका में जिस तरह से अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने आपत्ति प्रकट की है, फ्रांस की तरफ से आपत्तियां आ रही हैं, इनके संबंध तो बिगड़ ही रहे हैं। आप अगर खुल के विदेश नीति के चीजों का सूक्ष्मता का भी ध्यान न रखें और अडानी जी को बचाने के लिए किसी देश के ऊपर, किसी देश के अमेरिका के डीप स्टेट तक पे हमला किया जा रहा है यहां पे, और ऐसे स्थिति में फिर कहा गया कि भारत अमेरिका के संबंध सामान्य रहेंगे। कहां से सामान्य रहेंगे? और अगर भारत अमेरिका के संबंध सामान्य नहीं होंगे तो फिर आप भारत चीन संबंधों को कैसे सामान्य करेंगे? ये मामला अगर हम लोग व्याख्या करते हुए चले जाएंगे तो उसकी कड़ियां बहुत दूर तक जुड़ रही है। सरकार एक्सपोज हो रही है, यह सबसे बड़ा मामला है। राहुल गांधी का तीर बिल्कुल ही 100% निशाने पर लगा हुआ है राजीव जी। वो ना कहीं दाएं गए हैं ना कहीं बाएं गए हैं। और पूरे दुनिया में अडानी के प्रकरण में एक ही चीज कहूंगा, जिस मामले को राहुल गांधी उठा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो मामला उठ रहा है। भारत में अब बच्चा जान चुका है कि यह कोई एक बड़ा मामला है जिससे भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा डरती है, सबसे ज्यादा असहज होती है। नहीं तो यह बताइए कि अगर जॉर्ज सोरोस के मामले पे विपक्षी पार्टियां तैयार है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराने के लिए, तो सरकार उसका भी जांच करा ले, जॉर्ज सोरोस वाले मामले का भी जांच करा ले और अडानी जी का भी जांच करा ले। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जॉर्ज सोरोस की बात और बहुत महत्वपूर्ण, चाहे वो जॉर्ज सोरोस की बात हो या अडानी की बात हो, दूध का दूध और पानी का पानी कर लीजिए, आगे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। जॉर्ज सोरोस अमेरिकी नागरिक हैं और हालांकि हंगरी में पैदा हुए, लेकिन अमेरिकी नागरिक हैं और वो लगातार एक नहीं बल्कि 120 देशों में जॉर्ज सोरोस किसी न किसी रूप में वहाँ की डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए अपने
उनके पास जो पैसे हैं उस फंड का इस्तेमाल करते हैं और यूनाइटेड नेशन से भी फंडिंग होती है। और ये बात ऑलरेडी आप अभी सुन रहे थे, थोड़ी देर पहले सुप्रिया सुले कह रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये मामला आया कैसे। कल आपने इनका मल्लिकार्जुन खड़गे को देख रहे हैं आप इसी स्क्रीन पर। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का एक बयान आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो फिर से सुनाता हूं। वो बयान बहुत महत्वपूर्ण है और यहां से बात आगे कैसे बढ़ती है। अविश्वास की खाई जब अगर बढ़ जाए तो इंसान उसमें गिरने लगता है, उसको पार करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए उस खाई को पाटने की जरूरत होती है, उसको समाप्त करने की जरूरत होती है। क्या इस अविश्वास की खाई को पाट पाएगी सरकार, एक बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले अविश्वास पैदा कैसे हुआ है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या नब्ज पकड़ ली है जो कह रहे हैं कि यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। सुनिए जरा मल्लिकार्जुन खड़गे को। ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन। देखिए साहब, मैं बहुत देर से अपना हाथ उठा के रखा था, लेकिन जब लीडर ऑफ द हाउस कुछ बात बोले तो उससे मेरी सहमति नहीं थी, इसीलिए मैंने उंगली उठा के आपका ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया। आप मंत्री को बुला लिए, तो ये अच्छा नहीं। आप तो कहते हैं मेरे पर आरोप लगाने की बजाय नहीं आरोप नहीं, इम्पार्शियलिटी हर बार कहते हो कि मैं सर हम पॉइंट आउट कर रहे हैं आपको, हाउस का फेवर करता हूं। आपका ध्यान खींचने के लिए मैंने हाथ उठाया, मैं कुछ गड़बड़ नहीं किया, मैं कुछ बोला नहीं, सिर्फ हाथ उठाया। आप मुद्दे पर आइए, मेरे को आरोपित क्यों? नहीं, मैं मुद्दे पे ही आता हूँ। आज का कोटा पूरा हो गया है, अगर आप नहीं अगर आपका ध्यान इधर आ गया तो मुद्दे पे आऊंगा मैं। अब आप मेरे तरफ देख रहे, जरूर मैं मुद्दे पे आऊंगा। बोलिए सर। जब हमारे नड्डा साहब जी जो नेता इस सदन के हैं, उन्होंने ये कहा जब आपको चाहिए तब आप 0 आवर बोलते हैं, जब आपको नहीं चाहिए तो आप उसको नकारते हो। तो ये एक ही स्टैंड लेना चाहिए, या तो आप मानना चाहिए या नहीं तो जो कानून के तहत नहीं है, रूल्स के तहत, उसको नहीं मानना चाहिए। सर, आप जो सारी बातें बोलते हैं सरकार, उसको विपक्ष हर बात को आपके हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है, अगर गलत है तो भी जरूरी है। यहाँ के लोग इस मंसूबे से आए हैं, मैं माफी चाहता हूं उनसे और आपसे भी कि हाउस को नहीं चलाना, ये अगर तय करके आए हैं तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। तो सुन रहे थे आप, साफ साफ अगर आप इस मंसूबे से आए हैं कि हमको सदन नहीं चलाना है तो फिर आप डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ये कह रहे थे यहां मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। और जब इन्होंने कहना शुरू किया तो नथिंग विल गो ऑन द रिकॉर्ड, जो इनका तकिया कलाम है, तकिया कलाम ही अब कहना सही रहेगा अमलेंदु उपाध्याय जी, क्योंकि यही तो सुनते रहते हैं दिन भर में 75 बार। तो यही 75 बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 5, 7, 10 मिनट 15 मिनट की तो सभा होती है, उसमें इतनी बार यही बात सुने तो फिर आखिर चल क्या रहा है इस देश में। हम लोग भी टैक्स पेयर हैं, हम लोग भी इस देश के टैक्स पेयर रहें ना रहें, इस देश के नागरिक हैं और हमारा भी हक बनता, अधिकार बनता है कि आखिर कम से कम ऐसे सदन के ऊपर और ऐसी कार्यवाहियों के ऊपर चर्चा करें, बात करें, सवाल पूछें, चाहे वो न्यायपालिका हो, विधायिका हो या कुछ और हो। जरा आपकी राय इस पे अमलेंदु उपाध्याय जी। राजीव जी, एक तो जो सदन चलता है और सदन की जो उस पर खर्च आता है वो हमारे आपकी और आम नागरिक की जेब से खर्च होता है। मोदी जी अपने घर से लेकर नहीं आते, ना धनखड़ साहब अपने घर से लाके खर्च करते हैं, ना ओम बिरला साहब लाके खर्च करते हैं। ये हम लोगों की जो मेहनत की कमाई है उसको सरकार, जो एक तरह से कहा जाए कर आतंकवाद जिसको पीछे लोग कहते हैं,
उसके जरिए वसूलती है, उसको उस पर खर्च करती है। तो ये अगर सदन नहीं चल रहा है और हमारे मसले अगर सदन में नहीं उठ रहे हैं तो इसके लिए फिर जिम्मेदार कौन है? सीधी सीधी बात है कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष लगातार सदन में व्यवधान पैदा कर रहा है, सदन को चलने नहीं देता है और दोनों सदनों के सभापति जो है वो सरकार की हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आते हैं और सदन को चलने नहीं देते हैं, तो ये तो सीधे सीधे जनता के प्रति अपराध है और इस जनता के प्रति अपराध की सजा इस लोकतंत्र में होनी चाहिए। अब लोकतंत्र है, आप राजा नहीं है, चाहे धनखड़ साहब हो, चाहे वो ओम बिरला साहब हो, चाहे मोदी जी हो, राजा नहीं है आप। जनता ने आपको चुनकर भेजा है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के आप वहां कस्टोडियन एक तरीके से। तो अगर आप ही लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने लगे और सदन को नहीं चलने दें और अपनी मनमर्जी चलाएं तो ये तो ठीक नहीं है। जनता इस पे सवाल पूछेगी और जनता अब यही सवाल पूछेगी कि धनखड़ साहब, ये जो सदन पे खर्च होता है ये क्या आप अपनी जेब से खर्च करते हैं? जो आप सदन नहीं चलने देते कि नो नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड और सदन की कार्रवाई स्थगित, क्यों सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है? नथिंग गो ऑन रिकॉर्ड क्यों होता है? क्यों नहीं आएगा रिकॉर्ड में? अगर सदन में कोई कुछ बोल रहा है तो रिकॉर्ड में क्यों नहीं जाएगा? सदन है किस लिए? तो ये एक गंभीर सवाल जो है वो खड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष ने भी अब इसीलिए ये फैसला किया है कि अब धनखड़ साहब को जो है नापा जाए। धनखड़ साहब जो है कम से कम एक दिन के लिए तो उस कुर्सी से बैठकर नीचे आए और नीचे बैठ करके देखें कि उनके खिलाफ क्या क्या बातें हो रही हैं। तो हो सकता है शायद थोड़ी सी शर्म लिहाज आ जाए, लेकिन आएगी ऐसा लगता नहीं, क्योंकि ऐसा आना शर्म लिहाज आनी होती तो पिछली बार जो नोटिस दिया जा रहा था उसके बाद आ जानी चाहिए थी, लेकिन लग रहा है वो आई नहीं। लगातार सरकार का काम जो है वो जारी है और सरकार के ही लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो राजीव जी एक बिल्कुल कहा जाए कि विपक्ष का मुझे लगता है बिल्कुल ठीक फैसला है और इस पर मजबूती के साथ जो है इस पर आना चाहिए। अब जो बीजेपी जो ले रही थी बाबा सोरोस का नाम, राजीव जी हम तो कहते हैं कि मोदी जी की 56 इंच की छाती है। अगर बीजेपी को लगता है कि सोरोस इस देश के अंदर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो मोदी जी को एक सर्जिकल स्ट्राइक अमेरिका पे कर देनी चाहिए और बांध के ले आए उसको। जॉर्ज सोरोस को घर में घुसकर मारते हैं मोदी जी, तो जॉर्ज सोरोस को बांध कर ले आए और यहाँ लाकर मुकदमा चलाए सर्जिकल स्ट्राइक करके। आखिर मोदी जी ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये तो बीजेपी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि जब बीजेपी कह रही है कि जॉर्ज सोरोस नाम का कोई व्यक्ति है और अमेरिका का डीप स्टेट जो है वो भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, तो मोदी जी इसे बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब देश बिल्कुल भी सुरक्षित हाथों में नहीं है। तो ये तो मुझे लगता है कि बीजेपी मोदी जी के खिलाफ ही कोई साजिश कर रही है। मोदी जी की जो क्षमता है उसके ऊपर सवाल उठा रही है कि कोई अमेरिकन डीप स्टेट है वो भारत के मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, कोई जॉर्ज सोरोस नाम का व्यक्ति है वो बढ़ावा दे रहा है देश विरोधी गतिविधियों को। तो ये तो मुझे लगता है बीजेपी मोदी जी के खिलाफ साजिश कर रही है। मोदी जी को बीजेपी पे कोई एक्शन लेना चाहिए राजीव जी। मोदी जी पर बीजेपी को कोई एक्शन लेना चाहिए आप कह रहे हैं। यहाँ तो बीजेपी मतलब मोदी और मोदी मतलब बीजेपी है। सुनता तो यही रहा हूँ, मोदी जी के कारण ही बीजेपी जीतती है, यही सुनता आया हूँ। इसीलिए कहीं भी दूसरा मोदी जी के अलावा कोई दूसरा बड़ा नेता नहीं है बीजेपी में। आप बता दीजिए किस राज्य में एक बड़ा नेता, किसी भी राज्य का बता दीजिए जो मोदी जी के पैरेलल हो या उनके पैरेलल ना भी हो, समकक्ष भी ना हो तो थोड़ा सा नीचे हो। जितने थे सब दर्शक दीर्घा में बैठा दिए गए। अकेले मोदी जी हैं, दूसरे नंबर पे अमित शाह जी हैं और इन दोनों का साथ देने वाले अदानी जी के बारे में बातें हो रही हैं। तो ये तमाम बातें हैं। जरा आना चाहता हूं फिर से शकील अख्तर जी आपके पास। शकील जी, लेकिन क्या देखा जाए कल से, आज की बात चली गई, आज पहली बार यह भी हो गया कि आधिकारिक तौर पर विपक्ष ने अविश्वास का नोटिस थमा दिया है। लेकिन कल से क्या कुछ देखा जाए सदन के अंदर, सदन के बाहर? देखिए, जब आप कह रहे हैं कि विपक्ष ने अविश्वास का नोटिस थमा दिया तो ये बात भी समझना और बताना बहुत जरूरी है कि विपक्ष का मतलब इस पर टीएमसी के भी साइन हैं, इस पर एसपी के भी साइन हैं, इसमें आम आदमी पार्टी के भी साइन हैं जी। जो ये एक माहौल बनाया जा रहा था, एक खबर फैलाई जा रही थी कि टीएमसी जो है वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व लेने के लिए ये कह रही है, एसपी उसका समर्थन कर रही है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए ये कहती है। ये सारी की सारी बातें, ये सारी की सारी खबरें इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए कुछ दिनों से कही जाने लगी थी। लेकिन आज जो नोटिस दिया गया है उस पे यही तीन पार्टियों के बारे में, बाकी लेफ्ट के तो है ही, सीपीआई, एमके, सीपीआई के, उनके साइन तो है ही है, इन तीनों के भी साइन है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए हम बता रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, ये जो नॉन इश्यू बना रहे हैं सोरेस का या और तमाम जो दूसरे इश्यू बनाते हैं ये धर्म के, या जो अभी
हाई कोर्ट के एक जज से, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज से कहलवा के उसको इशू बनाया गया। इससे हो क्या रहा है, इससे देश के जो वास्तविक इशू है वो पीछे धकेले जा रहे हैं। आपको हम एक उदाहरण बताएं कि देश की आर्थिक स्थिति जो है, इसके बारे में ये दावे तो बहुत करते रहते हैं, वास्तविकता क्या है आज के अखबारों में है। अगर कोई गौर से उन्हें देखे तो उसको मालूम पड़ेगा, क्योंकि ऐसी खबरें थोड़ी दबा के छापी जाती हैं, छुपा के छापी जाती हैं और बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। खबर यह है कि नवंबर में गाड़ियों की बिक्री गिर गई और उसके साथ यह भी लिखा है उसमें कि शादियों का सीजन था ये, इसलिए गाड़ियों के निर्माता जो है, कंपनियां जो है, उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि गाड़ियां अच्छी बिकेंगी, लेकिन उस शादियों के सीजन के बावजूद लोगों के पास पैसा नहीं है गाड़ी खरीदने का और 4 व्हीलर की बिक्री कम हो गई और साथ में 2 व्हीलर की भी हो गई। अब इस खबर में और अंदर बहुत कम में होती है चीजें मगर पकड़ने की हैं, उसमें यह भी खबर है कि 2 व्हीलर का बाजार थोड़ा सा जो है ग्रामीण बाजार की वजह से सुधरा है। अब देखिए ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। ग्रामीण बाजार मतलब किसान, उसी किसान को ये मार रहे हैं। वही किसान जो है देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है। जो जीडीपी कम हो रही है, जीडीपी गिर रही है, जीडीपी के झूठे आंकड़े बताए जा रहे हैं, उसमें कृषि का जो आंकड़ा है वही उसको थोड़ा सा स्थिर रखने में सहायता दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें एमएसपी नहीं मिल रही है। और यूरिया का तो यह हाल है कि यूरिया पूरा का पूरा ब्लैक में मिल रहा है, बीज नकली मिल रहा है। ये सारी चीजें कभी नहीं हुई, लेकिन न कोई बताने वाला है न कोई समझने वाला है। किसान की हालत इतनी ज्यादा खराब है इस वक्त कि बीज जो एक बेसिक चीज होती है, अगर उसको असली नहीं होता, हो क्या रहा है कि बीज बो देता है, सारी मेहनत कर देता है, सिंचाई कर देता है, खाद डाल देता है और फसल नहीं हो रही, क्यों? बीज ही नकली था, कोई सुनवाई नहीं है। मगर तो ये जो है एक वास्तविक स्थिति है कि आप झूठे इशू को बना के सच्चे इशू को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात सोरेस की देखिए, कांग्रेस बार बार ये कह रही है, रोज कह रही है, कांग्रेस के सारे बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि सोरेस के ऊपर मुकदमा दायर करो, उसके खिलाफ एफआईआर दायर करो, उसकी जांच करो। अगर वो आरोपी है, आप कह रहे हो, आपकी सरकार है, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन बीजेपी का कोई नेता यह नहीं कह रहा कि भाई अडानी की भी जांच कर लो। अगर सोरेस का आरोप क्या है बीजेपी का या सरकार का कि कांग्रेस बेनिफिशियरी है सोरेस से, कांग्रेस को फायदा मिला है, तो कांग्रेस के लिए जांच कर लो। आपके कितने लोगों को मिला ये भी कर लो, अगर हमें मिला है तो हमारे ऊपर मुकदमा कर दो और सोरेस पे तो करो ही करो। देश को अस्थिर कर रहा है, इससे बड़ा आरोप क्या होगा? देशद्रोही, मुकदमा बनता है बिल्कुल। लेकिन जब अडानी के ऊपर यह आरोप लगता है कि अडानी महंगी बिजली बेचता है, उसके लिए रिश्वत देता है, उसके लिए अमेरिका से पैसा लेता है, तो इस पर भी जांच होना चाहिए। इसकी बात वो नहीं कर रहे। तो स्थिति बहुत गंभीर है। अब यह सवाल जो है कि कल क्या होगा, लगता नहीं है कि सदन चलेगा। सरकार और दोनों सदनों के सभापति और अध्यक्ष जो है अब सदन को चलाना नहीं चाहते, और वो जो हमने आपको बताया कि एक बड़े गंभीर सवाल पैदा हो गया है कि क्या अब संविधान पे भी चर्चा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। देखिए समस्या क्या है कि इशू को डाइवर्ट करने के लिए सरकार संविधान पर चर्चा लाई थी कि 2-2 दिन इसमें निकल जाएंगे, लेकिन अब उसे लग रहा है कि संविधान पर चर्चा उसे उल्टी पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आज जयराम ने कहा उसने कि 400 पार क्यों मांगते थे आप ही ने कहा, आप ही के लोगों ने कहा कि हम इसलिए मांगते थे कि संविधान बदल दें। बिल्कुल। तो यह सवाल जब संविधान पे चर्चा होगी तो आएगा। घोषित तौर संविधान की हत्या घोषित तौर पे ये बात कही गई थी, एक नहीं 4 बीजेपी के नेताओं ने ये बात कही थी लोकसभा चुनाव से पहले कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि हम संविधान बदलना चाहते हैं। तो ये बात आएगी। आप नौकरियों में आरक्षण नहीं दे रहे हैं, नौकरियां खत्म कर रहे हैं, यह संविधान की हत्या है। आप संविधान में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है उसका हनन कर रहे हैं, आप धार्मिक आजादी का हनन कर रहे हैं, ये सारे सवाल आएंगे। तो इसलिए अब लगता यह है कि सरकार जो है
संविधान पे चर्चा भी टाल सकती है। देखिए स्थिति क्या है कि देखिए राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देके विपक्ष ने जो है सरकार को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। सभापति को तो डाला ही है, राज्यसभा को तो डाला ही है, लेकिन सरकार को भी बहुत मुश्किल में डाल दिया। ये सदन जो है बहुत ही उच्च नैतिक परंपराओं का सदन रहा है, बहुत उच्च मापदंडों का सदन रहा है। इसके जो पहले सभापति थे डॉक्टर राधाकृष्णन, फर्स्ट, उन्होंने सभापति बनते ही क्या कहा था? उन्होंने कहा था, डॉक्टर राधाकृष्णन ने, कि मैं आज से किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, सब दल मेरे हैं। आज कांग्रेस ने सवाल उठाया, उन्होंने कहा क्या धनखड़ साहब ऐसा कह सकते हैं कि वो तो सब दलों में रहे हैं? ये भी कह दिया कांग्रेस ने कि वो तो बीजेपी की ओरिजिनल है नहीं है, वो तो सब में रहे हैं, वो तो लोकदल में भी रहे, वो तो कांग्रेस में भी रहे। तो उन्हें ये कहना चाहिए कि मैं किसी दल का नहीं हूं और सब दल मेरे लिए समान है। लेकिन स्पष्ट आरोप है कांग्रेस का, और जाहिर है कि उसमें लिखा ही हुआ है जो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस है, कि आपका पक्षपात पूर्ण रवैया, जो कि किसी भी सभापति को शोभा नहीं देता है। आप विपक्ष के साथ पक्षपात करते हैं, भेदभाव करते हैं। तो ये जो मामला है बहुत गंभीर हो गया है, और जैसा कि हमने बताया कि नोटिस सुबह ही दे दिया गया था सदन शुरू होते ही, और उसके बाद से सरकार और राज्यसभा सचिवालय में भारी हलचल है। क्या होगा क्या नहीं होगा कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये हम थोड़ा सा बता सकते हैं आपको कि हमें लगता नहीं है कि इस पे सरकार या राज्यसभा सचिवालय चर्चा होने देगा, क्योंकि वैसे तो नोटिस का मतलब ही यह है कि अविश्वास प्रस्ताव हो गया। जब आप किसी के खिलाफ इस तरह का गंभीर आरोप लगाते हैं जो इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा है, तो वो काम जो था विपक्ष का वो तो हो गया। और अगर चर्चा हो गई कहीं, तब तो पूरा का पूरा जो है वो सब जो जितना आधार बना के रखा हुआ है वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें लगता नहीं है कि सरकार और राज्यसभा इस पे चर्चा होने देगी, वो इसको रिजेक्ट कर देंगे। अब मुद्दा यही है कि रिजेक्ट कब करेंगे। उसके लिए लगता है कि हो सकता है कि वो रिजेक्ट ऐसे टाइम पे करें जब सदन की उससे पहले छुट्टी होने वाली हो 2 दिन की, हो सकता है शुक्रवार को करें। क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये सब अभी मोटे मोटे आकलन है जो उनके यहां चर्चाएं हो रही है उस पर। चूंकि वो भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं, इसलिए हम भी कोई बात नहीं कह सकते हैं। सरकार ने भी कोई नतीजे पे नहीं पहुंची है, बहुत नाजुक मसला है। विधि विशेषज्ञों से भी राय ली जा रही है कि कैसे करें, क्या नहीं करें। तो ये जो है 1-2 दिन में स्थिति स्पष्ट होगी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि स्थिति 1-2 दिन में स्पष्ट होगी। लेकिन किरण रिजिजू ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा कि नंबर हमारे पास है। बात नंबर हमारे पास की नहीं है, आप तो सरकार में हैं, बात आपकी बेइज्जती हो रही है। इस बात को शायद नहीं समझ रहे हैं किरण रिजिजू साहब। और यही होता है कि जब आप सत्ता पक्ष में हैं, आंखों पर जो सत्ता की मलाई का लेप जो है ना, वो इतना ज़्यादा वो रहता है कि आपको वही दिखाई देता है जो। खैर चलिए, प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और सीधा आपके पास ही आना चाहता हूं। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम कर रहे हैं, धनखड़ साहब की बात हम कर रहे हैं, लेकिन बात धनखड़ साहब की नहीं है, अविश्वास की है। सरकार पे अविश्वास की बात है। और जिस प्रकार हम लोग देख रहे हैं सदन के अंदर, चाहे दोनों सदन हो, वहां पर सदन नहीं चल पा रही है। और सबसे बड़ी चीज की विपक्ष चाह रहा है कि सदन चले, सत्ता पक्ष नहीं चाहता है। पिछली बार भी आप लोगों ने साल भर पहले देखा होगा, 146 सांसदों को दोनों सदनों से बाहर कर दिया गया था। उसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा के चुनाव के बाद से भी हम लगातार देख रहे हैं। इसी उच्च सदन में हम लोगों ने जया बच्चन को देखा, जया बच्चन बनाम धनखड़ साहब को देखा सुना, वो भी बहुत ही दुखदाई था। लेकिन अब अभी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की बात भी सुना रहे थे हम। तो महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये विपक्ष कह रहा है। अदानी के मसले पे विपक्ष चाहता है कि बात हो। ऐसे कई मामले हैं जिस पर विपक्ष बात करना चाहता है, लेकिन सत्ता पक्ष उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर चला आता है। क्या ये सब चलते रहेगा? और इससे देश में जो सदन क्यों बैठती, संसद क्यों बैठती है? इसलिए क्योंकि वहां पर देश के लिए नियम कायदे बनाए जाए, देश को कैसे सुचारू ढंग से चलाया जाए, इस पे बात हो। लेकिन यहाँ उन सब चीज़ों पे बात न करके यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार कैसे बचाई जाए,
विपक्ष को कैसे यहां नेस्तनाबूद किया जाए, ये बातें हो रही हैं। मतलब ये बातें होना हो ये दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे आप इस पे प्रेम कुमार जी? जी शुक्रिया राजीव जी। देखिए, ये पूरा प्रकरण जो अभी शुरू हुआ ताजा तरीन, वो इस बात से नहीं शुरू हुआ कि सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने देना चाहता है। इससे आगे आसन सदन नहीं चलने देना चाहता है, यहां से बात शुरू हुई है। गंभीरता यहां पर है। मल्लिकार्जुन खड़गे जब बोलते हैं कि आपका इंटेंशन सदन नहीं चलने देना है और ऐसा है तो ये लोकतंत्र की इससे हत्या हो रही है, ये जो वो बात कहते हैं ये बेस है इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव का। और इससे पहले भी धनखड़ जी का जो आपने याद दिलाया, जया बच्चन जी के साथ था व्यवहार, टोन को लेकर बात हुई थी और टोन को लेकर के जब वो डिफेंड कर रहे थे अपने आप को, तब भी धनखड़ जी ने जया बच्चन को आप कौन हैं, आप सेलिब्रिटी हो सकते हैं, इस तरह से उन्होंने बोला था। यानी सदन स्वयं अपने सदस्यों का अपमान कर रहा है। सदन खुद को शिक्षक और सारे सदस्यों को स्टूडेंट समझ रहे हैं। ये हमारे लोकतंत्र की परंपरा नहीं है कि सदन पर बैठा व्यक्ति टीचर है और वहां बैठे हुए दूसरे लोग जो है स्टूडेंट है, ऐसा नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है, अगर इस तरीके से चलना है तो लोकतंत्र रह ही नहीं जाता। तो ये वन पार्टी सिस्टम, संख्या बल तो आपके पास हमेशा से ज्यादा है, तभी तो आप आवाज डाउन हो रही है आपकी। सत्ता बल आपके पास हमेशा से ज्यादा है, तभी तो आप सत्ता में हैं। और सत्ता में रहने का मतलब ये नहीं है, हमारे लोकतंत्र में अपोजिशन को उतना ही अधिकार है जैसे सत्ता पक्ष को होता है। नेता सदन को जितना सम्मान है उतना नेता प्रतिपक्ष को। ये चीजें खत्म की जा रही है, तोड़ी जा रही है। और जो अविश्वास प्रस्ताव है ये पूरे अपोजिशन का आसन के लिए अविश्वास प्रस्ताव है। इसका मतलब आसन की तटस्थता खतरे में है, उस पर पक्षपात बड़ा दाग बन करके सामने आया। ऐसे समय में तो अविश्वास प्रस्ताव आते आते इस्तीफा देके चल देना चाहिए धनखड़ जी को। अगर उस चेयर के सम्मान की जहां तक बात है, क्या आप हार जाएंगे? जब सदन हटा देगा वोटिंग से उनको, तब वो मानेंगे हम हार गए। हारना और जीतना अलग है। जब राज्यसभा की ताकत का एक बड़ा हिस्सा जो बहुमत नहीं भी है तब भी आपके खिलाफ है, तो ये आपकी गरिमा को खत्म करने वाला पहल है, जहां तक परंपरा का सवाल है। लेकिन गरिमा तो ये मानते ही नहीं, गरिमा तो ये स्वयं तोड़ते हैं। ये किस तरीके से इन्होंने गरिमा तोड़ी है बताइए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्थगन प्रस्ताव लाना चाहा जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के नाम पर, उनके बीच संबंध के आधार पर उस बात को उठाने के लिए, लेकिन उन्होंने अनुमति नहीं दी। तो ये बहुत अच्छी बात लगी, लेकिन अनुमति नहीं दे करके, अनुमति क्यों नहीं दी? अब साबित हुआ कि अनुमति देते तो उनको अडानी पर भी अनुमति देनी पड़ती, तो अनुमति नहीं दी। और उसके बाद में बीजेपी के सारे सदस्यों से उठवा के बुलवाना शुरू किया, सोनिया गांधी के खिलाफ कथा कहवाना शुरू किया। तो कथा करने के लिए राज्यसभा नहीं है ना। अगर सोनिया गांधी कल्प्रिट है, जॉर्ज सोरोस कल्प्रिट है, देश में गद्दार ही गद्दार भरे पड़े हैं, तो ये सरकार क्या है? कायर है। गद्दारों पर कार्रवाई करना नहीं आता, संविधान का अनुपालन कराना नहीं आता, कानून का अनुपालन कराना नहीं आता। अरे जिनके ऊपर कोई दाग नहीं होता उसको तो आप उठा के जेल में बंद कर देते हो, जिसको चाहो मुख्यमंत्री को भी बंद कर देते हो, कि कुछ भी कर लेते हो। और देश में गद्दार बैठी हुई है सोनिया गांधी, आप उनका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये संसद में जो बात कही जा रही है वो उस बात में कोई गंभीरता नहीं है। ये बात किसी चीज की पर्देदारी के लिए किया जा रहा है। वो ये है बोलचाल की भाषा में, हम सोरोस पर नहीं बोलेंगे, तुम अडानी पर मत बोलो, हम सोरोस पर कुछ नहीं बोलेंगे, सोनिया गांधी को भी नहीं जोड़ेंगे, आप अडानी और मोदी एक है बोलना बंद कर दो। ये कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं वो। इससे पहले भी वो जब चाइना के सवाल पर, सीमा के सवाल पर कांग्रेस पार्टी अपोजिशन उठ करके आता था, बोलता था, तो वो चाइना, राहुल गांधी से कौन राजनयिक मिला, चाइना में इन्होंने कौन सा साइन कर दिया, तमाम बातें बोलते। जैसे चाइना का सवाल उठाना बंद हो जाता है वो सब मामले खत्म हो जाते हैं। यानी ये अपोजिशन को चुप कराने के लिए एक मुद्दा उठाते हैं और इस मुद्दे में कोई सब्सटेंस नहीं है।
ये फैक्ट है। और इस तरीके से देश के सामने ये क्लियर हो रहा है कि जो सत्ता में है वो अपने मोदी अडानी के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए और जन विरोधी नीतियां जिनके दम पर ये भ्रष्टाचार पनप रहा है, कभी किसान कानून लाते हैं, कभी कुछ और धारावी को दे देते हैं किसी एक को, ये सारी जो चीजें हो रही हैं, या फिर गलत इनवॉइस पर कोयला का आयात करते हुए व्यक्ति को आप उद्योगपति बता रहे हैं, उसको जेल में होना चाहिए, या उनके खिलाफ जो सेबी जांच करती है उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर चुप हैं आप, कुछ बोलते नहीं है। ये सारी चीजें दाग हैं, सवाल नहीं है, ये दागदार सवाल है जिसका जवाब वो नहीं दे पा रहे। तो क्या करें? तो जॉर्ज सोरोस और तमाम तरह की बातें करते हैं, जिसके बारे में आज कांग्रेस ने तथ्यों के साथ में बात की है। हमें लगता है हम सबको तो उतने तथ्य मालूम नहीं थे, उन्होंने कहीं से खोज के लाया, समझाया, तो हमें आज पता चला कि भाई जॉर्ज सोरोस को फंड करने का जो सोर्स है वो यूएन से आता है, तो ये उसमें भारत का भी कंट्रीब्यूशन होता है। ये सब बातें हमें नहीं पता थी, लेकिन आज पता चला, कांग्रेस ने रिसर्च किया और चीजें बताई। हो सकता है ये सारी बातें सही हो, नहीं तो बीजेपी काउंटर करे ये तथ्य गलत है। तो इस तरीके से बातें साफ तौर पर आ रही है। और दूसरी तरफ है कि इस देश में जो लोकतंत्र को चुराया जा रहा है, लोकतंत्र को अपने एक खत्म करने के लिए तानाशाही थोपी जा रही है, इसके लिए भी चुनावी तंत्र में कैसे सुधार हो, जनता भी एक तरह से आवाज बुलंद कर रही है। उम्मीद की किरण वहीं से जगती है, वरना ये तो सारी उम्मीदों पर हथौड़ा मारने के लिए बैठे हुए। जी 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 बिल्कुल, उम्मीद की किरण जनता के दरबार में है, ये सबके लिए है, ये आपके लिए, हमारे लिए भी, और ये सत्ता पक्ष के लिए, विपक्ष के लिए भी है। सत्ता पर काबिज हैं जनता के कारण, और विपक्ष जनता की तरफ उम्मीदों भरी निगाह से देखता है, और लेकिन साथ साथ विपक्ष को काम करना चाहिए, काम कर रहा है। विपक्ष की बात हम कर रहे हैं, धनखड़ साहब की बात कर रहे हैं, बार बार जया बच्चन का नाम आ रहा है। जया बच्चन ने आखिर उस समय जो कुछ कहा था, आइए जरा सुन लेते हैं। इन दोनों के बीच ये कहानी आज की नहीं है। जगदीप धनखड़ की जब हम बात करते हैं तो आखिर जगदीप धनखड़ साहब, बड़े सम्मान के साथ, अदब के साथ मैं कह रहा हूँ, कि आखिर वो सत्ता पक्ष के करीब जाते हुए क्यों नजर आते हैं। आखिर वो जिस पद पे हैं उस पद पे उन्होंने कस्में वो खाई हैं जहां राग द्वेष से अलग हटकर और देश के लिए, और जिस कुर्सी पे हैं, जिस आसंदी पे हैं, वहां न सत्ता पक्ष को देखेंगे न विपक्ष को देखेंगे, जो सच है उसी का साथ देंगे। जब इसकी कस्में उन्होंने खाई हैं तो फिर आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं? जरा सुन लीजिए जया बच्चन क्या कह रही हैं। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, don't have floor now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat.
सुन रहे थे, ये थे जगदीप धनखड़ साहब। कहानी आज की नहीं है, कहानी बहुत पुरानी है और लगातार चल रही है कहानी। चलिए खैर, इसमें आगे क्या होता है देखा जाएगा, लेकिन इस पर एक टिप्पणी तो बनती है। प्रशांत टंडन जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं, क्या ये मामला इतनी आसानी से सुलझता हुआ दिखाई देता है, या जो किरण रिजिजू कह रहे हैं कि नंबर तो हमारे पास है, नंबर तो है आपके पास तभी तो आप सत्ता में हैं, वरना आप कब के नीचे उतर गए रहते। बात तो नंबर से आगे की है, बात प्रतिष्ठा की है। प्रतिष्ठा नंबर से बहुत आगे की चीज है, गरिमा नंबर से बहुत आगे की चीज है, इज्जत बहुत आगे की चीज है। ये सब कुछ नहीं रहेगा, नंबर लेके क्या करेंगे आप? नंबर लेके क्या करेंगे? आप देखिए, जया बच्चन को वो टोक रहे हैं। जया बच्चन ने क्या कहा? टोन आपकी एक्सेप्टेबल नहीं है। जो बात उन्होंने जया बच्चन ने याद दिलाई, उसी टोन में वो बात कर रहे हैं। और टोन क्यों खराब हो गई, क्यों तिरमिला गए? जया बच्चन ने इनको आईना दिखा दिया और उस आईने में इनको असली सूरत नजर आ गई। पकड़ लिया उन्होंने मौके पर, जब आप कटाक्ष कर रहे हैं वहां चेयर पे बैठ के। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि किरण रिजिजू मंत्री हैं, कोई बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता नहीं है, और उनको मंत्री क्यों है क्या नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन वो कोई ऐसे कद्दावर नेता नहीं जिनकी बात पे बड़ा वजन हो। मंत्री रहते हुए कुछ भी कहते हैं वो, लेकिन वो कोई ऐसे देश के बड़े नेता नहीं है कि जिनकी बात को बड़ा गंभीरता से लिया जाए। दूसरी बात यह कि राजीव जी, असली मुद्दा क्या है? अडानी तो है ही। असली मुद्दा है कास्ट सेंसस, असली मुद्दा है संविधान। संविधान को लेकर राहुल गांधी पूरे देश में घूम चुके हैं, चुनाव का मुद्दा बना दिया था। उसी संविधान की वजह से मेजॉरिटी नहीं आ पाई मोदी जी। संविधान पे चर्चा होगी तो एक संदेश पार्लियामेंट से जाएगा, उसमें घिर जाएंगे। घिर ऐसे जाएंगे कि भले ही लोकसभा में और संसद में आपके नेता बनावटी बात करें, लेकिन सोशल मीडिया पे जो आपका समर्थक है, जो ये आपके बाकी जो पार्टी के नेता हैं, जो अनगाइडेड मिसाइल है, वो संविधान पे क्या क्या बात करेंगे और फिर उसका क्या संदेश जाएगा। और उससे बड़ा मुद्दा राजीव जी कास्ट सेंसस है। कास्ट सेंसस को एजेंडा से हटाने के लिए सब कुछ हो रहा है। संभल अजमेर भी उसी के लिए हो रहा है, यहाँ सदन में जो हो रहा है वो भी उसी के लिए हो रहा है, सोरोस भी उसी के लिए लाए गए हैं। क्योंकि मोदी जी कास्ट सेंसस नहीं करा सकते। उनको, जिसके हाथ में गर्दन है वो हाथ उनको अलाउ नहीं करेगा। जो जिसका कब्जा है सत्ता पे, सामाजिक सत्ता पे, जिसकी वजह से मोदी जी को बैठाया गया है। हिंदुत्व को बहुत सिंपल तरीके से मैं कहता हूं, हिंदुत्व का मतलब है मनुवाद, और कोई दूसरा तीसरा मतलब नहीं हिंदुत्व का। और उस मनुवाद को कास्ट सेंसस कतई मंजूर नहीं होगा। असली मुद्दा वही है। 20 दिन बचे हैं राजीव जी 2024 खत्म होने में जी। 2021 में जो सेंसस ड्यू था वो 2024 में भी नहीं हुआ। 2025 में वो होगा कि नहीं होगा, कास्ट सेंसस होगा कि नहीं होगा, उसकी फिगर्स कब आएंगी, रिपोर्ट कब आएगी, कोई पता नहीं। और आप सोचिए, दशकों तक भारत का ये कैलेंडर जो है बिगड़ गया हमेशा के लिए। भविष्य की सरकारों के लिए पॉलिसी मेकिंग बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। डेटा ही नहीं आपके पास। अगर डेटा नहीं होगा सही तो आपकी नीतियां सही जगह पहुंचेगी नहीं।
तो कास्ट और सेंसस कराएंगे तो कास्ट सेंसस अब इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है कि आपको कराना पड़ेगा, वो कराना चाहते नहीं। इसलिए पूरा ये इंडिया गठबंधन में एकता नहीं है, सोरोस आ गए और ये अजमेर शरीफ और ये संभाल, ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है कि कास्ट सेंसस का मुद्दा किसी तरह टल जाए, किसी तरह राहुल गांधी को हम कमजोर कर पाए, क्योंकि उनको मालूम है कि कास्ट सेंसस का मुद्दा ममता बनर्जी नहीं उठाएंगी, कास्ट सेंसस का मुद्दा दूसरे और नेता नहीं उठाएंगे, पवार साहब नहीं उठाएंगे। कास्ट सेंसस अब देश के सेंट्रल पॉलिटिकल एजेंडा में का हिस्सा है, अब वो वापस नहीं हो सकता। सबसे बड़ी परेशानी मोदी जी के लिए ये है कि मोदी को जो पीछे से लोग कंट्रोल करते हैं, जो सामाजिक सत्ता उनको स्वीकार्यता देती है मीडिया में, चाहे सुप्रीम कोर्ट, चाहे ब्यूरोक्रेसी, चाहे उद्योगपति, वो सब कोई नहीं चाहता है कास्ट सेंसस। और कास्ट सेंसस की यही पूरा ये ड्रामा नाटक, धनखड़ भी उसका एक किरदार है, अडानी भी एक किरदार है, सोरोस भी एक किरदार है, वो जो जज है जो अनाप शनाप बातें कर रहे हैं कि वो सब किरदार है इसके जी। और लेकिन ये ऐसी गले की हड्डी बन गई है मोदी जी के लिए कि इससे निकल पाना मुश्किल है, क्योंकि वो मुद्दा अब जा चुका है जनता के बीच में, और यही इनका मोदी जी के डाउनफॉल का या आगे के राजनीतिक संकट का कारण बनेगा। और कास्ट सेंसस कराए या ना कराए, सेंसस तो कराना पड़ेगा। सेंसस कराने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। देखिए पूरी उसकी जो ब्यूरोक्रेटिक औपचारिकताएं वो हो गई, गजट निकल चुका, मंत्रालयों में डिस्कशन हो गया, इसका फॉर्म नहीं छप पा रहा है उसका कि सर्वे का फॉर्म क्या हो। फॉर्म में कास्ट सेंसस की एंट्रीज आएंगी, यहां मामला फंसा हुआ है। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल, मामला आखिर फंसा कहाँ है ये समझने की ज़रूरत, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिससे बचना चाहती है मोदी सरकार, जो नहीं करवाना चाहती है मोदी सरकार, चाहे वो कास्ट सेंसस की बात हो, संविधान का मुद्दा है, उसके अलावा अडानी का मुद्दा है, ये तमाम मसले ऐसे हैं जिससे बचने की कोशिश कर रही है बीजेपी, मोदी सरकार। क्या इससे बच पाएगी, एक ये भी बड़ा सवाल है। क्या लगता है राहुल लाल जी, कब तक आखिर? देखिए, कास्ट सेंसस से तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बचने का प्रयास आखिरी क्षण तक करेगी। वो अभी वर्तमान में तो इस मामले में वो कहीं से भी प्रवेश करने वाली नहीं है, और राहुल गांधी जी ने जिस तरह से खुलकर एक चेतावनी दे ही दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कास्ट सेंसस कराकर ही दम मारेंगे। लगातार उन्होंने कई सारे संविधान समारोहों के अंतर्गत जो है कि उन्होंने लगातार ये बयान दिए हैं। देखिए, दो तीन मामले हैं इस समय जिसपे भारतीय जनता पार्टी बहुत घिरी हुई है। अडानी का मामला भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बल्कि देश के लिए संकट की स्थिति बन गई है। आप भारतीय जनता पार्टी के लोग, विशेषकर मोदी जी, भारत को विश्व गुरु बनाने का स्लोगन देते हुए रहे, लेकिन आज अडानी जी एक तरह से भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मसार करने के बड़े कारण बन गए। ये हर तरफ उसके तथ्य हम लोग को बिखरे हुए दिखाई देते हैं राजीव जी। तो अब इन तथ्यों से कैसे बचा जाए? आप सोच के देखिए कि जनता ने भी, राहुल गांधी जिन मामलों को उठा रहे हैं उसे जनता स्वीकार कर रही है। जहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र में देखिए हम लोगों को नहीं दिखा क्योंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुनाव नहीं हुए। झारखंड में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है तो वहां पर अडानी जी के दूत के रूप में किसे देखा जा रहा था राजीव जी? निशिकांत दुबे को देखा जा रहा था। निशिकांत दुबे को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो संथाल परगना के 18 से 18 सीटों को जीता, और एक तरह से ऐसा रिकॉर्ड बना कि केवल एक सीट भारतीय जनता पार्टी जीत पाई, जरमुंडी की सीट जीत पाई। आप सोचिए, सदन में बैठ के निशिकांत दुबे राहुल गांधी के लिए उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं, लेकिन उनके राजनीतिक आधार, उनका राजनीतिक जमीन खिसक चुका है राजीव जी। 18 में से 17 इंडिया अलायंस के पास, केवल एक सीट भारतीय जनता पार्टी के पास संथाल परगना में। कौन झूठे आंकड़े दे रहा था वहां पे? सांप्रदायिकता के रूप में बांग्लादेशी घुसपैठियों के आंकड़े कौन दे रहा था? उसमें भी झारखंड की जनता यही सवाल पूछ रही थी कि आपके आंकड़े कहां हैं? सेंसस तो 2011 के बाद से हुए ही नहीं है। तो जो सेंसस है, जनरल सेंसस, कास्ट सेंसस,
ये मामला ऐसा है राजीव जी कि भारतीय जनता पार्टी इसमें डूबती चली जा रही है, अडानी के मामले में उनकी डुबकी लगा रही है। देखिए, जब हम लोग संविधान सभा के डिबेट को देखते हैं राजीव जी, संविधान सभा में बहुत सारे सदस्य उसमें कह रहे थे कि 2 सदनों की क्या जरूरत है, एक लोकप्रिय सदन लोकसभा तो है ही, राज्यसभा जब बनेगा तो उस पर ऊपर अनावश्यक ही खर्च होगा। कई संविधान सभा के सदस्य जब ये तर्क दे रहे थे, तब वहां पर एक राय अंततः यह विकसित हुई कि लोकसभा में लगातार राजनीतिक होंगे, जनता से निर्वाचित लोग आएंगे, कई उनके ऊपर मजबूरियां होंगी, लेकिन जब राज्यसभा नामक जो सदन होगा वो राजनीतिक मजबूरियों के अधीन नहीं होगा और वो स्क्रूटनी कर सकेगा ऐसे मामलों के ऊपर। तो सोचिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्यसभा के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी देके रखी थी, और उस जिम्मेदारी को भारतीय जनता पार्टी, इनकी सरकार और धनखड़ साहब किस तरह से छलनी कर रहे हैं उसको वो दृष्टांत नजर आ रहे हैं। अगर विपक्ष वहां पे अविश्वास प्रस्ताव लेके, विपक्ष तो आ ही चुका है, विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेके आ जाए, किरण रिजिजू ये चीज कह दें कि हमारे पास नंबर है, तो नंबर तो देखिए शेख हसीना के पास भी थे राजीव जी, वो नंबर की संख्या उनके भी भरे पड़े हुए थे। श्रीलंका में जो शासक थे, नंबर की संख्या उनके भी भरे पड़े हुए थे। ये नंबर गेम से कभी भी लोकतंत्र नहीं चलता समझिए। लोकतंत्र लोकतांत्रिक मर्यादाओं के द्वारा चलता है। वो आप अगर उन मर्यादाओं को बिल्कुल छिन्न भिन्न करते हुए रहेंगे तो लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा खतरा होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो चीजें कही धनखड़ साहब को कि आप डेमोक्रेसी का लगातार उसकी हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, बड़ा सही बात, उन्होंने 100% में सहमत उनके इस बात से, और विपक्ष को काफी मजबूर होकर यह कदम उठाना पड़ा है। तो ये आप सोचिए, हम लोग तो जुलाई अगस्त में भी ये चर्चा सुन रहे थे, लेकिन विपक्ष ने उस समय भी इस पूरे मामले को जो है कि साइड डाउन किया। लेकिन इस समय यह घटनाक्रम इतना बड़ा हो चुका है, अडानी का पूरा प्रकरण इतना बड़ा हो चुका है कि सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घिर गई है, देश में जन जन तक राहुल गांधी ने इसे पहुंचा दिया। और जहां कहीं भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी को झारखंड के तरह ही झटके लगते रहेंगे राजीव जी। इससे बचने के लिए कोई उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वाला कोई रास्ता उन्हें नहीं मिलने वाला है। उन्हें यह परिस्थिति है। इसलिए राहुल गांधी एक मजबूत रूप से, अभी सही चीज कह रहे थे यहाँ पर शकील साहब की, कितना मीडिया में यह हल्ला फैलाया जा रहा था कि विपक्ष एकजुट नहीं है, तमाम लोग अलग अलग हो रहे हैं। भाई, जिनको ये लग रहा है कि विपक्ष एकजुट है या नहीं है, इंडिया अलायंस के लोग एकजुट है कि नहीं है, और विश्वास प्रस्ताव पे किन किन सांसदों ने, किन किन पार्टियों के लोगों ने सिग्नेचर किया है, वो जाके देख ले और अपनी शंकाओं को दूर कर ले। इसलिए देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि इंडिया अलायंस बड़ी मजबूती के साथ है। राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी की चिंता ही यही है, ये अलायंस टूट क्यों नहीं रहा है, कैसे अभी भी मजबूती के साथ खड़ा है और जनता के, जन सरोकार के मुद्दों को कैसे उठा रहा है, उनके सरकार के एक एक कमियों को कैसे सामने में रखा जा रहा है। सरोस का मामला कहीं से भी चलने वाला नहीं है राजीव जी। देखिए, पिछले 5-6 साल से तमाम ये मामला सरोस के चलते रहते हैं। टीवी चैनलों में डिबेट में बीजेपी के लोग प्रतिनिधि जो ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग को बोलते रहते हैं कि भाई सरोस के मामले में तो हम ही लोग गिर जाते हैं। आप लोग जब ये तर्क देते हैं, जो आज सुप्रिया श्रीनेट ने तर्क दिया कि भाई 10 वर्षों से आप ही की सरकार है, तो आपकी ईडी, आपकी सीबीआई, आपकी इनकम टैक्स क्या केवल विपक्षी नेताओं के लिए है कि वो बाहर उसकी एजेंसियां आपकी काम नहीं करती, आप भाई विश्वगुरु बन गए तो काम कर लीजिए। तो ये जो तथ्य है कि अगर उनके फंड भारत में पहुंच रहे हैं, वो दुरुपयोग हो रहा है उन फंड का, तो फिर उस फंड को रोकने की जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं है राजीव जी। वो सत्तारूढ़ पार्टी को, बीजेपी के सभी लोगों को ये पता है कि ये सेल्फ गोल वाला ही मामला है। जॉर्ज सोरोस के मामले को वो लोग भी ऑफ द रिकॉर्ड मानते हैं कि इसमें हम ही लोग नुकसान में हो जाता है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, जॉर्ज सोरोस की बात भी बार बार आएगी और बात बहुत कुछ आ रही है, और साथ में इंडिया गठबंधन जो है उसको, उसमें मतभेद, उसको तोड़ने की बात। आज मैं देख रहा था, प्रेम कुमार जी एक बार फिर से आना चाहता हूं, मैं जरा सोचा कि सुन लेता हूं कि आखिर ममता बनर्जी ने, ममता दीदी ने कहा क्या था। ममता दीदी ने कहीं नहीं कहा कि मैं चाहती हूं कि मैं इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करूं, यानी चेयरमैनशिप मुझे मिल जाए। उनसे बार बार एंकर पूछ रहा है, नेटवर्क 18, न्यूज़ 18 के मंच पे थी वो, और उनसे कहा जा रहा है, तो वो कह रही हैं कि मैं बंगाल में रहना चाहती हूँ, बंगाल की माटी से मैं प्रेम करती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तमाम रीजनल पार्टियों के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। ये सारी बातें वो कह रही हैं, बंगला में कह रही हैं। और फिर उनसे पूछा जा रहा है कि क्या अगर नेतृत्व मिलता है तो आप क्या करेंगी, अगर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व आपको मिलता है तो आप क्या करेंगी। तो वो कह रही हैं कि अगर ऐसा होता है तो भी मैं बंगाल नहीं छोड़ूंगी। ये है उनका बयान। इसके बाद से यहाँ
खिचड़ी पकाई जा रही है। चलिए, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे बयान को तोड़ा मरोड़ा जाता है। तो देखिए, 3-4 महत्वपूर्ण चीजें जो साथ साथ सबके जो डॉट्स को जोड़ने की जरूरत है। इंडिया गठबंधन में फूट डालो, नहीं डल पा रहा है। अदानी की बात बार बार आ रही है, तो उनके पैरेलल एक और उद्योगपति के रूप में जॉर्ज सोरोस, हालांकि उद्योगपति नहीं, उससे काफ़ी आगे निकल चुके हैं। उन जॉर्ज सोरोस को आगे लेके आओ, और अब कुछ और हो सकता है कि आ जाए आने वाले समय में। लेकिन ओवरऑल इसको कैसे देखते हैं आप? क्या आप ये समझते हैं कि यहाँ से सरकार की छीछा लेदर हो चुकी है? अविश्वास प्रस्ताव का मामला छोटा मामला नहीं है। प्रेम कुमार जी, तो सही बात उठा रहे हैं, और उस बात से बहुत सारे प्रश्न भी पैदा होते हैं, और स्थिति भी समझने की जरूरत है कि इंडिया गठबंधन में ये जो नेतृत्व का सवाल दिख रहा है उठता हुआ, ये वास्तव में एक माहौल बनाया गया है, और गलत तरीके से बातों को प्रसारित करके कि उसको पूरी बात इस तरह से प्रसारित की गई कि ममता बनर्जी ने कहा है कि वो नेतृत्व संभाल सकती हैं इंडिया गठबंधन को, और उससे फिर पत्रकारों ने सबकी जुबान पे माइक ठूस ठूस कर पूछा कि क्या इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी सक्षम नहीं है? अब बताइए, राहुल गांधी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, ये बात पत्रकार को मालूम है कि नहीं है? राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं क्या? सही बात तो है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व राहुल गांधी कर ही नहीं रहे हैं, और कोई नेतृत्व नहीं कर रहा है, लेकिन सब लोग सामूहिक नेतृत्व में हैं। लेकिन पत्रकार जानते हुए भी सवाल कर रहा है, यानी किसी के मकसद को, मंसूबे को पूरा करने के लिए कोई सवाल ठूसा गया, उससे जो उत्तर निकला उस उत्तर को लेके फिर राहुल गांधी पर हमला किया गया, और कुल उस सबका मकसद था कि कैसे इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में एक परिवर्तन हो जाए, ताकि अडानी और मोदी एक हैं का नारा बोलने वाली बात को वो पृष्ठभूमि में भेज दिया जाए, और बाकी दूसरे मुद्दे सामने आ जाएं। उनका मतलब है कि भाई नरेंद्र मोदी 10 दिन से संसद से भागे हुए हैं, इनको तो भगोड़ा या फरार घोषित कर दिया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी फरार, देश में संसद चल रहे हैं और संसद में प्रधानमंत्री नहीं है, तो इससे ज्यादा बड़ा कोई क्रिमिनल अपने जिले में फरार होता है तो अदालत बोलती है फरार। मैं उससे बड़ा गंभीर अपराध मानता हूँ कि लोकतंत्र में सदन चल रहा है, थोड़ा आगे आ जाइए, आवाज जी। लोकतंत्र में सदन चल रहा है और प्रधानमंत्री सदन से फरार है, ये पॉजिटिव वर्ड इनके लिए होना चाहिए, फरार है संसद। तो हम तो ये कहना चाहिए, तो बार बार आश्चर्य की बात, प्रधानमंत्री 10 दिन से संसद में नहीं आए, तो अडानी मोदी एक है नारा सुनना नहीं चाहते। आपको नहीं, देश की जनता को सुनाया जा रहा है, आपको है ही अपोजिशन, आपको नहीं देश की जनता को सुना रहा है कि आप दोनों एक हैं जिसको सुनाया जा रहा है। ओके, ये जो मुद्दा है इससे वो इतना बेचैन हो गए हैं कि इंडिया गठबंधन को कैसे तोड़े, इस तरीके के रास्ते पे चल रहे हैं। आप देखिए तो दो बातें आज एक साथ करती हैं, एक तरफ विशेषाधिकार हनन और दूसरी तरफ एक जज के खिलाफ महाभियोग बात, ये दो बातें एक साथ आ रही है। जज भी एक स्वायत्त समझिए कि न्यायपालिका एक स्वतंत्र है, उसके प्रमुख है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज है, वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि उनके खिलाफ महाभियोग और सदन आ रही है। प्रेम कुमार जी, आपकी आवाज क्यों नहीं क्लियर आ रही? बहुत लंबा हो गया जी। मैं थोड़ा और करीब आता हूं। नहीं, अब क्लियर है बिल्कुल। जी, मैं ये कह रहा हूं, फिर से कहता हूं कि एक तरफ महाभियोग चल रहा है, एक जज पर चलाने की बात हो रही है, पहल की जा रही है, और दूसरे तरफ राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति पर विशेषाधिकार हनन। ये दो घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसा नहीं कि इसका कारण नहीं है, इसका कारण है, और ये दोनों चिंताजनक घटनाएं हैं लोकतंत्र के लिए। और तीसरी बात जो मैंने कहा कि लोकतंत्र में सदन से प्रधानमंत्री फरार है,
तो ये जो है तीन बातें जोड़ करके हम बता रहे हैं कि हमारा देश, लोकतंत्र जो है देश में खतरे में है। और चौथी बात जो सड़क पर हो रही, जिसकी हम बार बार और इशारा कर रहे हैं कि जो महाराष्ट्र में जनता सड़क पर उतर रही है ईवीएम के खिलाफ और बैलेट पेपर के लिए और चुनाव चोरी के खिलाफ जो जन जागरण पैदा हुआ है, ये एक पॉजिटिव बात है जो इन खतरनाक संकेतों के बीच में हमें उम्मीद जगाता है कि नहीं, रास्ता तो मिलेगा। ऐसा नहीं कि रास्ता बंद हो गया है, रास्ता मिलेगा और रास्ता इस लोकतंत्र पर कब्जा करने वालों के खिलाफ इसके समांतर रास्ता निकालेगी जनता। यहीं पर बात हम घूम फिर करके आशावाद पर ला करके छोड़ना चाहते हैं कि जो चीजें होती हैं उसके समांतर जनता इसी लोकतंत्र में एक रास्ता निकाल कर लाएगी। इसी विश्वास के साथ संघर्ष चल रहा है, अन्यथा संघर्ष खत्म हो जाता है या आत्मसमर्पण हो जाता है या जेल चले जाते हैं सारे लोग। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आखिर जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है और वहाँ पर कुछ ना कुछ फैसला तो होगा ही। और जनता जो है वो जिस दिन आ जाती है तो फिर याद कीजिए बहुत सारे आंदोलन आपको याद आएंगे, जन आंदोलन याद आएंगे आपको, और उसकी ज़रूरत भी इस देश को, चाहे चुनाव सुधार की बात हो। ऐसे आप लोगों को बता दूं कि फरवरी आखिरी महीना है राजीव कुमार का, 2 साल पूरे हो जाएंगे लगभग। फरवरी आखिरी महीना है, दिल्ली का चुनाव करवा के वो रिटायर होंगे, अगर रिटायर हो गए तो। बाकी तो मेहरबानी ऊपर वाले की। तो खैर इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। अब आने वाले समय में दिल्ली का चुनाव है, उससे पहले संसद का ये सत्र 22 दिसंबर तक चलना है और आज 10 दिसंबर बीतने को है। प्रशांत जी जैसे कह रहे थे कि अब 20 दिन है इस साल में, और उससे पहले जो कुछ देख रहे हैं हम लोग वो अब उससे आगे आप देखेंगे आने वाले समय में। बहुत कुछ अभी देखना बाकी है, लेकिन सियासत अपनी गति से और देश अपनी गति से, लेकिन दोनों को एक पटरी पे लाना ज़रूरी है, तभी देश प्रगति की राह पे चलता है। क्या? क्योंकि सियासत की राह से ही आप देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और ऐसे पदों पे, उच्च पदों पर, खासकर प्रधानमंत्री जैसे पदों पे आप बैठते हैं। लेकिन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना ही अगर आपका मकसद हो तो फिर देश कैसे चलेगा? और विपक्ष को डिफेम करना ही आपका मकसद हो तो फिर देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है क्या? ये सवाल भी उठता है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ प्रेम कुमार जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया शकील जी, प्रशांत जी, राहुल लाल जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथियों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। निशित पटेल जी हमारे साथ हैं, ज्योति जी हैं, विजय त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, और ओम प्रकाश जी हैं हमारे साथ, उमर अली साहब हैं, श्री किरण जे हैं, मास्टर KB सैनी साहब हमारे साथ बने हुए हैं, VU अपने साथ बने हुए हैं। ग्रेट डिस्कशन, थैंक यू, आपको भी थैंक्स अ लॉट। जगजीवन पुरके साहब हैं, गुड नाइट लिख रहे हैं, और आजाराम साहब भी हैं, मुकीम सिद्दीकी रजवी साहब भी हैं, असलम चिश्ती जी गुड नाइट लिख रहे हैं, ज्योति जी भी हैं हमारे साथ, विधि जी हैं, उमर अली साहब बने हुए हैं, ब्रिजमोहन जाखड़ साहब हमारे साथ बने हुए हैं, उदय प्रकाश सिंह साहब अशोकनगर पटना बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विजय त्रिपाठी जी गुड नाइट लिख रहे हैं, और VU जी भी गुड नाइट लिख रहे हैं। आप तमाम साथियों को भी गुड नाइट कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब जुड़े, अपनी बात, अपने विचार आप लोगों ने रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा कुछ ऐसी खबरों के साथ और कुछ ऐसे ही पैनलिस्ट दोस्तों के साथ। आप सबका हमेशा की तरह इंतजार रहेगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।